कहानी का ये 14वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अरिजीत एक बार फिर हॉस्पिटल के सामने खड़ा था। एयरपोर्ट से उसने टैक्सी पकड़ी और धारा से बात करके ही जाने का निश्चय कर फ्लाइट छोड़कर वापस चला आया था। हॉस्पिटल की बिल्डिंग में अंदर जाकर वो कॉरिडोर की तरफ मुड़ ही रहा था कि रिसेप्शन पर बैठी हुई युवती ने उसे पुकार लिया। उसने एक बार कॉरिडोर की तरफ देखा और फिर रिसेप्शन पर चला आया। सर, डॉक्टर साहब अपने कैबिन में हैं। आपको मिलना था ना उनसे? अरिजीत बोला। जी थैंक्स। उसने एक पल सोचा और फिर डॉक्टर साहब के कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसके नॉक करते ही अंदर से डॉक्टर साहब ने कम इन बोल दिया। ये देख उसे सुखद आश्चर्य हुआ कि धारा भी वहीं डॉक्टर मृदुल के पास बैठी थी और दोनों ही कुछ बातें कर रहे थे। उसे देखते ही धारा के चेहरे का रंग उड़ गया। मिस्टर सूर्यवंशी, आप? क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? डॉक्टर मृदुल ने उसके उतरे हुए चेहरे को आश्चर्य से देखकर कहा। सर, मुझे धारा से बात करनी थी। 2 मिनट बात कर सकता हूँ क्या? उसने धीरे से अंदर कदम रखकर कहा। डॉक्टर मृदुल ने धारा की तरफ देखा। धारा के चेहरे पर घबराहट थी। वो तो सोच रही थी कि अरिजीत फ्लाइट लेकर वापस लौट गया होगा। डॉक्टर साहब ने पहले एक नजर धारा को देखा, फिर अरिजीत की तरफ देखकर बोले, धारा से? अगर धारा को एतराज नहीं है तो भला मैं क्या कह सकता हूँ? आराम से बात करिए। हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई, पर धारा एकदम से घबरा गई और बोली, लेकिन मुझे अपना काम करना है, मैं कोई बात नहीं करना चाहती। डॉक्टर साहब धारा को रिलैक्स करने के लिए बोले, बी कंफर्टेबल धारा, घबराओ मत। अगर अरिजीत कुछ कहना चाहते हैं तो सुन लो, काम थोड़ी देर से शुरू कर लेना। धारा बोली, नहीं सर, मुझे कोई बात नहीं करनी है, कहकर धारा ने मुंह नीचे झुका लिया। वो घबरा रही थी कि डॉक्टर मृदुल के सामने अरिजीत कुछ और ना कहने लगे। डॉक्टर साहब अरिजीत से बोले, मिस्टर सूर्यवंशी, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं जरा धारा से बात कर लूं, फिर आपके पास भेजता हूँ। अरिजीत उसे हिम्मत देने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन डॉक्टर मृदुल ने गंभीर होकर उससे कहा। तो अरिजीत 2 मिनट ठिठका हुआ खड़ा रहा, फिर होठ भींच कर बाहर चला आया। पता नहीं वो धारा के मन पर पड़े दुख की खरोचों को कैसे कम कर पाएगा। पता नहीं वो उस पर विश्वास करेगी भी या नहीं, करे या ना करे, लेकिन उससे अपने दिल की बात कहे बिना वो जाना नहीं चाहता है। उसके बाद धारा की मर्जी है, वो जो चाहे वो करे। अगर वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी तो वो क्या करेगा? इस समय उसका दिमाग बहुत उलझा हुआ था। अरिजीत के बाहर जाते ही धारा बोली, आपने उन्हें क्यों रोक लिया? मैं उनसे क्या बात करूं? पता नहीं वो मुझसे क्या कहेंगे। मैं अब कभी भी मून पैलेस नहीं जाना चाहती। डॉक्टर साहब उसे समझाते हुए बोले, धारा, शांत होकर पहले मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें कहीं भी जाने को नहीं कह रहा हूँ। अरिजीत को गलत मत समझो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। मुझे किसी की अच्छाई से क्या लेना देना। मैं मून पैलेस के किसी भी इंसान से नहीं मिलना चाहती। वो नाराज स्वर में बोली, लेकिन कुछ बातें तुम्हें जानना बहुत जरूरी है धारा, डॉक्टर साहब ने उसे समझाते हुए कहा। फिर वो उसे अरिजीत के बारे में बताते चले गए। कैसे अरिजीत उसके लिए कितना परेशान हुआ था, और वो जब बेहोश पड़ी थी तो उसके भाई का ध्यान रखना। जो भी बातें हुई थी उन्होंने सब बता दी। अरिजीत कोई गलत बात नहीं करेगा, लेकिन एक बार तुम्हें उसकी बात सुन लेना चाहिए। वैसे तो मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा, तुम कहो तो अभी उसे बुलाकर मना कर दूंगा कि धारा बात नहीं करना चाहती। वो उसके चेहरे पर आते जाते भावों को गौर से देख रहे थे। बताओ, मना कर दूं? वो धारा का झुका हुआ चेहरा देखकर बोले। धारा खामोश बैठी रही। भानु पहले ही अरिजीत के बारे में बहुत सी बातें करता रहता था, और अब डॉक्टर साहब की बात सुनकर वो अजीब से संकोच से भर उठी थी। डॉक्टर साहब बोले, उसे अपने कमरे में ले जाओ, एक बार सुन तो लो कि वो क्या कहना चाहता है। उसे वैसे ही बैठे देखकर डॉक्टर साहब खड़े हुए और उसके कंधे को प्यार से थपथपाते हुए उसे एक बार फिर अरिजीत से बात करने को कहा, और बाहर जाकर उसे अरिजीत के साथ उसके रूम की तरफ जाने को कहा। अरिजीत उसकी दुविधा बखूबी समझ रहा था, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर था। वो धारा को इन सब परेशानियों से दूर ले जाना चाहता था, धारा और भानु का सहारा बनना चाहता था। धारा के पीछे पीछे उसके रूम पर पहुंचकर वो बाहर ही रुक गया।
काश उसे इतना समय मिल जाता कि वो अपने मन की भावनाएं आराम से उसे समझा सकता। लेकिन ज्यादा देर करने से उसे ये डर लग रहा था कि कहीं धारा उससे बिछड़ न जाए। धारा, तुमने घर क्यों छोड़ दिया? उसने लगाव भरे स्वर में पूछा। हम लोग तुम पर कोई एहसान तो नहीं कर रहे थे। वहां काम करते हुए भी तो तुम अपनी और भानु की पढ़ाई शुरू कर सकती थी। आप मेरे लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? पवित्रा मैम को आपका यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा, धारा ने धीमी आवाज में कहा। मॉम ऐसे नहीं है, जरूर उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। उनकी बातों का बुरा मत मानो, वो बीमार है। धारा चुप रही। उसे क्या बताए कि उसकी मॉम कैसी है, उसकी होने वाली पत्नी उसे कैसे नजरों से देखती है, और पवित्रा मैम ने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया। धारा, जवाब दो ना। वो उसके चेहरे पर नजर जमाकर बोला। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी परेशानियां उठाते रहो भानु, और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा। तुम्हें इस तरह काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्यों उठाएंगे हमारी जिम्मेदारी? तारा ना समझ पाने वाले अंदाज में बोली। क्योंकि मैं। अरिजीत एकदम से बोलता बोलता चुप हो गया। मैं। उसने फिर कहने की कोशिश की, लेकिन अपनी भावनाओं को कैसे तरतीब दे समझ नहीं सका। धारा, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मैं कैसे समझाऊं? उसने बेबसी से होंठ भींच लिए। ये कहना कितना मुश्किल है कि वो धारा को देखे बिना नहीं रह सकता। उसे इतना चाहने लगा है कि उसे दुख उठाते देखकर उसे दुख होता है। धारा ने उसके चेहरे पर नजर डाली। उसके चेहरे के भाव देखकर उसने आंखें झुका ली। अरिजीत ने फिर से कहने की कोशिश की। धारा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम और भानु कहीं और जाओ। मैं तुमसे। चले जाइए यहाँ से। आपकी वजह से पवित्रा मैम ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। मेरी परेशानियां और मत बढ़ाइए। रहम करिए हम पर, प्लीज। धारा बिफर पड़ी। और आइंदा फिर कभी मत आइएगा यहाँ, हाथ जोड़ती हूँ आपके। कहते कहते उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो अरिजीत को हक्का बक्का छोड़कर भागती हुई कॉरिडोर में आगे जाकर कहीं गायब हो गई। अरिजीत बेबस नजरों से उसे आगे कॉरिडोर में जाकर गायब होते देखता रहा। फिर वो उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था कि जमाने भर की थकान उसके पैरों में भर गई हो। वो भारी कदमों से चलता हुआ हॉस्पिटल की बिल्डिंग से बाहर निकल आया। डॉक्टर मृदुल अपने रूम की विंडो पर खड़े होकर अरिजीत को सिर झुकाए बाहर निकलता देख रहे थे। उन्हें उसे इस तरह जाता देखकर बहुत अफसोस हुआ था। धारा समझे या ना समझे, लेकिन उन्होंने दुनिया देख रखी थी। उन्हें पता था कि अरिजीत कोई हल्के व्यक्तित्व का लड़का नहीं है। उसका धारा के प्रति गहरा लगाव उसके पूरे वजूद से पता चलता है। अगर वो उसकी सुंदरता का दीवाना होता तो शायद अब तक अपने मन के भाव को उस पर प्रकट कर अपनी दौलत का प्रदर्शन कर उसे अब तक कितनी बार लुभाने की कोशिश कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। खास तौर से भानु के साथ उसकी आत्मीयता बिल्कुल निस्वार्थ है। वो गहरी सांस लेकर विंडो से हट गए। अभी धारा को ये सब समझाना बहुत मुश्किल है। उन्हें नहीं लगता कि पवित्रा सूर्यवंशी की जहर बुझी बातों के बाद वो कभी भी अरिजीत के सामने सहज हो पाएगी। धारा भी हॉस्पिटल के स्टोर में जाकर बैठ गई थी। उसे लगा था कि कहीं अरिजीत उसके पीछे आकर उसे समझाने की कोशिश ना करने लगे। वो गुमसुम सी वहीं बैठी अपने मन को काबू करने की कोशिश करती रही। स्टोर का हल्का डोर खुला हुआ था, जिससे अरिजीत उदास सा सिर झुकाए निकलता हुआ नजर आ रहा था। अरिजीत के निकलते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसका दिल दुख से तड़प उठा था। अरिजीत का दिल तोड़ने में उसका भी दिल बहुत दुखा था। पवित्रा मैम ने उसके पहले से ही मामी के दुर्व्यवहार से दुखे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई थी। कोई गलती ना होते हुए भी उसे कितना कुछ सुनाया था। पहले तो वो कुछ समझी नहीं थी, लेकिन उसे अब सब कुछ समझ आ गया है। जो बात उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी, उसी को लेकर उससे क्या क्या नहीं कहा गया। वो तो कसूरवार भी नहीं थी। उसने तो अरिजीत से नहीं कहा था कि वो उसकी और उसके भाई की देखभाल करे। भानु अक्सर अरिजीत की बातें करता है। पता नहीं उसके मासूम दिल को अरिजीत की कौन सी बातें अच्छी लग गई कि वो हमेशा उसे याद करके खुश होता रहता है। खुद उसके दिल में कब अरिजीत बस गया वो जान ही नहीं सकी।
उसके हाथ की लिखी छोटी सी स्लिप उसकी कितनी प्रिय हो गई है। दिन में कितनी बार अपनी किताबों में रखें, अरिजीत की मौतियों जैसे अक्षर उसकी आंखों में नमी ले आते हैं। अपने भावुक क्षणों में उसके दिए स्कार्फ को अपने गालों से लगाकर वो किन्हीं ख्यालों में गुम हो जाती। स्कार्फ उसने बहुत सहज कर रखा था, लेकिन अभी तक एक बार भी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकी थी। उन चंद शब्दों को वो इतनी बार पढ़ चुकी है कि वो उसे याद ही हो गए हैं। जिंदगी में पहली बार माँ और बाबा के बाद किसी ने उसे इंसान समझा है। अरिजीत से उसका मिलना गिनती के 2-3 बार ही हुआ था, लेकिन उसका व्यवहार कभी भी नौकर और मालिक जैसा नहीं था। वो अनचाही ही उसके बारे में सोचने लगी, लेकिन अरिजीत के बारे में कुछ भी सोचने का उसे कोई हक नहीं है। वो उससे अच्छी तरह बात करता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ ऐसे सपने देखने लगे जो बाद में टूटे हुए कांच की तरह उसकी ही आंखों में चुभने लगे। अंदर आ सकता हूँ मैनेजर साहब? केशव जी को उसके कमरे की डोर से झांकता देखकर वैभव का मुंह बन गया, लेकिन शिष्टाचारवश उसने सिर हिलाकर उन्हें अंदर आने को कह दिया। वो तो केशव जी को सीधा साधा इंसान समझता था, लेकिन उसे अब पता चला कि वो तो अलग ही खेल खेल रहे थे। केशव जी बड़ी हिम्मत जुटाकर वैभव से मिलने आए थे। अगर पारुल को पता चल जाता कि वो किस लिए मैनेजर साहब से मिलने गए थे, तो वो उनकी ऐसी तैसी करने में देर नहीं लगाती। बेटी पंडित जी, अब क्या हुआ? वैभव ने रूखे स्वर में कहकर उन्हें बैठने का इशारा किया। केशव जी ने जो किया था उसके बाद उसका दिल केशव जी की तरफ से बहुत बदगुमान हो गया था। केशव जी कुर्सी पर बैठकर पहलू बदलने लगे। कोई बात है तो बता दीजिए, मुझे आज बहुत सारे काम हैं। वह गंभीर होकर बोला। आप धारा से ही शादी करना चाहते हैं ना? उन्होंने थोड़ा आगे झुककर कहा। हाँ, बताया तो था आपको। धारा का नाम सुनते ही उसके मुंह पर बनी रेखाएं समतल हो गई। धारा ही डॉक्टर मृदुल के हॉस्पिटल में जॉब कर रही है। वैसे तो मैं ले चलता आपको वहां पर, लेकिन वो मुझसे नाराज है। केशव जी हिचकिचाते हुए बोले। क्या सच में? वैभव का रूखापन फौरन तिरोहित हो गया। हाँ, आप चाहें तो उससे खुद बात कर लें, लेकिन उसे ये मत बताइएगा कि उसका पता आपको मैंने बताया है। नहीं नहीं पंडित जी, आप इत्मीनान रखिए, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। वैभव खुशी से बौखला गया। मैं चलता हूँ, कहकर केशव जी उठ खड़े हुए। वो अपने मन में बोले, धारा किसी अच्छे घर में पहुंच गई तो मेरे मन का क्लेश थोड़ा कम हो जाएगा। आपका बहुत उपकार है पंडित जी। एक बार धारा से बात हो जाए तो फिर आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आपके पास आऊंगा। वैभव फौरन अपनी कुर्सी से उठकर केशव जी के पास चल आया और उनके दोनों हाथ थामता हुआ बहुत विनयशील स्वर में बोला। आप बात कर लीजिए धारा से, मैं तो उसके लिए कुछ कर नहीं सका। क्या पता आपके साथ शादी करने के बाद उसकी जिंदगी संवर जाए। वो गहरी सांस लेकर बोले। और किसी से कहिएगा नहीं कि मैं आपके पास आया था। वो कहते हुए बाहर निकल गए। वैभव से खुशी संभाली नहीं जा रही थी। धारा के चेहरे पर कैसी खुशियों की धनक आएगी जब वो उसे प्रपोज करेगा। ऑफिस में बैठना अब उसे दुर्भर लग रहा था, लेकिन अभी रघुवीर साहब ऑफिस में ही थे तो वो उनसे बिना पूछे ऑफिस नहीं छोड़ सकता था। वो बेसब्र बना जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगा। इधर अरिजीत बहुत टूटा हुआ वापस पहुंचा था। अपनी फीलिंग्स के चलते उसने सोचा ही नहीं कि धारा ऐसे कैसे उसकी मदद स्वीकार कर सकती है। मॉम ने पता नहीं ऐसा क्या कहा था कि वो उसकी कोई बात भी सुनना नहीं चाहती। जरूर उसका स्वाभिमान घायल हुआ है, वरना एकदम से मून परहेज छोड़ देने का कोई औचित्य नहीं बनता। वह अपना बैग एक तरफ फेंक कर बिस्तर पर पड़ गया। मन तो कर रहा था कि मॉम को फोन करके पूछ ले कि उन्होंने धारा को क्यों निकाल दिया। क्या हुआ बड़ी, तुम तो एक दिन के लिए गए थे, कई दिन लगा दिए। उसका रूममेट उसे देखकर उसके पास आकर बोला। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। अरिजीत फीकी मुस्कान लाते हुए बोला। हाँ, लग रहा है तुम्हारे पैर से बहुत थके हुए लग रहे हो, कहकर वो उसका चेहरा देखने लगा। बिल्कुल उतरा हुआ वो उसके सामने बैठ गया। अब तो ठीक हूँ, वो भी उठकर बैठ गया। इधर पवित्रा जी बहुत देर से अरिजीत को फोन लगा रही थी, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। उन्हें अरिजीत पर गुस्सा भी आ रहा था कि जब वो पहुंच गया था तो उसने अपने ठीक ठाक पहुंचने का फोन क्यों नहीं किया। इतना केयरलेस है कि पहुंचकर फोन भी नहीं किया आपके बेटे ने।
रघुवीर साहब जब शाम को आए तो उन्होंने उनसे भी शिकायत करते हुए कहा, अरे आप भी जवान हो गया है बेटा, कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो आपको मिनट मिनट की इंफॉर्मेशन देगा। पवित्रा जी बोली, फिर भी तबीयत खराब थी, पहुंचकर बताना तो चाहिए। अब तक तो कब का पहुंच गया होगा, वो चिल्लाई। रघुवीर साहब बोले, अरे कर लेगा, वो कहकर मुस्कुरा दिए, हो सकता है जाकर सो गया हो वो। आपको तो कोई परवाह ही नहीं है, अब फोन आए तो जरा डांट लगाइएगा, वो चिढ़कर बोली। ओके, आप खुद को हल्का मत करिए, उन्होंने उनका कंधा थपथपाया। उधर वैभव ने बड़ी मुश्किल से रघुवीर सूर्यवंशी साहब के जाने तक का इंतजार किया, और जैसे ही उसे पता चला कि रघुवीर साहब घर चले गए, वो भी अपने रूम से निकल आया। जल्दी से जल्दी वो धारा के पास पहुंच जाना चाहता था। रास्ते में उसे ख्याल आया कि धारा के लिए थोड़े से फूल ले लिए जाए, लेकिन फिर उसने देर करना उचित नहीं समझा। एक बार धारा उससे शादी करने को राजी हो जाए, फिर तो उसे एक फूल क्या, फूल उसे लाद देगा। उसकी कल्पना में धारा की पहली बार देखी घबराई मोहिनी सूरत आ गई। उतावली में जल्दी से अपनी कार पार्क करके वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तरफ लपका, जैसे जरा से देर करने से धारा उसके हाथ से निकल जाएगी। वो जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां जाकर उसने धारा का नाम लेकर पूछा तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसकी शक्ल देखने लगी। क्या हुआ, धारा नहीं है क्या? उस लड़की ने उसे रुकने का इशारा करके अपने सामने पड़ा फोन उठा लिया और धीमी आवाज में किसी से बात करने लगी। आप सामने वाले रूम में चले जाइए। बात खत्म करके उसने सामने की तरफ बने रूम की तरफ इशारा कर दिया। वैभव बेसब्री से सामने वाले रूम की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। यस कमिंग। दस्तक की आवाज सुनकर अंदर से आवाज आई। वैभव खुशी से इतना बौखलाया हुआ था कि उसने अपने आप ही सोच लिया था कि डोर खुलते ही उसे धारा सामने दिख जाएगी, इसलिए डॉक्टर मृदुल पर नजर पड़ते ही वो उन्हें ताकता रह गया। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? डॉक्टर मृदुल ने गंभीर होकर पूछा। वैभव अटकते हुए बोला, जी जी वो धारा। वैभव के मुंह से ठीक से बोल नहीं फूटे। डॉक्टर मृदुल बोले, बैठ जाइए, फिर इत्मीनान से बात करिए। उसे हकलाता देखकर डॉक्टर मृदुल ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। जी सर, वो थूक निकलते हुए बोला। झिझकता हुआ वो डॉक्टर साहब के सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया। डॉक्टर साहब ने पूछा, हाँ आप बताइए क्या बात है? उन्होंने अपने हाथ टेबल पर रखकर उसकी तरफ देखा। सर, वो मुझे धारा से मिलना था, वो विनती भरे स्वर में बोला। डॉक्टर साहब बोले, लेकिन आप हैं कौन और आपको किसने बता दिया कि यहाँ धारा है? वैभव अपना गला तर्क करके बोला, जी डॉक्टर साहब, सॉरी, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं वैभव हूँ, रघुवी इंडस्ट्री में मैनेजर हूँ। मैं धारा से मिलने आया था। लेकिन धारा तो यहाँ नहीं है। आपसे किसने कहा कि धारा यहाँ है? वो उसके चेहरे पर नजर जमाकर बोले। वैभव पशु पेश में पड़ गया। केशव जी ने मना किया था कि वो किसी को भी ना बताए कि उन्होंने वैभव को धारा का पता बताया है। जी मुझे किसी ने बताया था कि धारा यहाँ है, उसने अपने आप को संभालते हुए कहा। अनुभवी डॉक्टर साहब की नजरें अपने पर महसूस कर वो घबराए जा रहा था। डॉक्टर साहब बोले, वैसे तो वो यहाँ है नहीं, और अगर वो यहाँ होती भी तो भी क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? जी, कुछ पर्सनल बात करनी थी। वैभव अपने आप को संभाल कर बोला। अगर आप मुझे ब्रीफ कर सकें तो शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। उन्होंने दो टूक कहा और घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकिए डॉक्टर साहब, वो आग्रह करने लगा तो डॉक्टर साहब बोले, देखिए मिस्टर मैनेजर, मेरा समय काफ़ी कीमती है, पेशेंट मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आपको जो भी कहना है ज़रा जल्दी कह दीजिए। उनका स्वर रूखा होने लगा था। जी डॉक्टर साहब, मेरी धारा के मामा जी से बात हुई थी, वो धारा की शादी के लिए मेरे पास आए थे। वो झिझकता हुआ बोला। डॉक्टर साहब बोले, हो, तो क्या आपने धारा के लिए कोई लड़का देखा है? उसने डॉक्टर साहब की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य से देखा। जी, लड़का? जी वो धारा की शादी मुझसे ही करना चाहते हैं, वो बात बनाते हुए बोला तो डॉक्टर साहब चौंक कर बोले, आ आप तो काफी बड़े लग रहे हैं, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, क्या एज है आपकी? वैभव बोला,
जी, वो दरअसल पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से मेरे माता पिता नहीं हैं, तो मेरे बारे में कोई सोचने वाला नहीं था। आपकी एज कितनी है? डॉक्टर मितुल ने फिर पूछा। वैभव हिचकिचाते हुए बोला, जी, मैं 30 साल का हूँ। तो बहुत दे अपने बराबर की कोई लड़की देखो। दारा तो आपसे काफी छोटी होगी। मेरे ख्याल से अभी वो 19 साल की है। आपका और उसका क्या मेल है? वैभव बोला, ऐसा है कि धारा के मामा ने ही मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। आप जानते नहीं सर, ये लोग बहुत गरीब हैं। घर में दोनों समय का खाने पीने तक की तो दिक्कत है, तो बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढना तो बहुत बड़ी बात है। फिर धारा तो पंडित जी की भांजी है। डॉक्टर साहब बोले, तो इसीलिए आप लड़कियों का उद्धार करने चले आए? कहते हुए डॉक्टर साहब को हंसी आ गई। जी, वो डॉक्टर साहब के व्यंग को महसूस नहीं कर सका। जी, एक बार धारा से मुलाकात हो जाती तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। डॉक्टर साहब बोले, आप अपना फोन नंबर बाहर रिसेप्शन पर छोड़ जाइए। अगर मेरी धारा से बात हुई तो जरूर आपकी मुलाकात करवा दूंगा। डॉक्टर साहब की बात सुनकर वैभव का मन उदास हो गया। ठीक है, जी ठीक है सर। वैभव उनका अभिवादन कर निराश भाव से उठ गया। उसके बाहर निकलने के बाद डॉक्टर मिल काफी देर तक विचारपूर्ण मुद्रा बनाए वैसे ही बैठे रहे। इस तरह तो धारा के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई ना कोई मिलने आता रहेगा और उसके जीवन में दखल अंदाजी करता रहेगा। बाहर वाली नर्स जब दस्तक देकर अंदर आई तो अपने ख्यालों से बाहर आए। नर्स बोली, सर, पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा, कितने पेशेंट हैं मीना? नर्स बोली, जी काफ़ी हैं। कम से कम 10-12 तो आपके लिए ही वेट कर रहे हैं और बाकी डॉक्टर सोनाक्षी का इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले, ओके ठीक है, भेजना शुरू कर दो। और हाँ, धारा जैसे ही फ्री हो उसे मेरे पास भेज देना। नर्स बोली, जी सर, कहकर वो बाहर जाने लगी। और हाँ, एक बात और, उन्होंने उसे फिर रोक लिया। आइंदा भी सबको बता देना कि धारा के बारे में कोई भी जानकारी लेने आए उसकी बात सबसे पहले मुझसे करवाना। उन्होंने उसे निर्देश देते हुए कहा। नर्स बोले, ओके डॉक्टर साहब, कहकर नर्स बाहर निकल गई। दीदी, तुम्हें माँ की याद आती है? दारा का कलेजा मुंह को आ गया। आज भानु ने बहुत दिनों बाद माँ को याद किया था। खाना खत्म करके वो अपना होमवर्क करने के बाद आकर धारा की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था। वो चुपचाप भानु के सिर पर हाथ फेरती रही। आज स्कूल में मैडम ने पूछा कि तुम लोगों को अपनी माँ के हाथ का क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है। भानु बोलता रहा, पता है दीदी, सब बच्चे अपनी मम्मी से अपना मनचाहा खाना बनवा कर लाते हैं। धारा की आंखों से आंसू लुढ़क आए। उसे याद आया कि जब वो छोटी सी थी तो उसकी माँ कैसे उसका मनपसंद खाना टिफिन में भर कर देती थी। आर्थिक परेशानी के बावजूद भानु भी जब स्कूल जाने लगा था तो माँ उसे टिफिन देकर जरूर भेजती थी। तारा प्यार से बोली, तुम्हें क्या ले जाना है टिफिन में? मुझे बताओ, मैं वही बना दूंगी। उसने प्यार से भानु के गाल से लाए। भानु आगे बोला, दीदी, अपने गांव में कितना अच्छा लगता था, कितनी हरियाली थी वहाँ। मैं और अनुज दिन भर खेलते रहते थे। वो बारी बारी सब कुछ याद कर रहा था। अब तो अनुज भी कहाँ है गांव में? वो भी तुम्हारे तेरे शहर के स्कूल में पढ़ने जाता होगा। दारा ने बात बदल दी। जमुना मौसी और अनुज कहाँ होंगे दीदी? भानु ने पूछा तो धारा बोली, जहाँ मौसा जी की पोस्टिंग होगी वहीं होंगे सब लोग। उसने भानु को बहलाया। भानु बोला, दीदी, मैं बड़ा हो जाऊं फिर उनका पता लगाकर उनसे मिलने चलेंगे। धारा बोली, हाँ, पर अब सो जाओ तुम, सुबह स्कूल भी जाना है। उसने अपनी गोद से हटाकर उसका सिर तकिए पर रखा और उसके पास लेटकर धीरे धीरे उसे थपकने लगी। इतना बड़ा हो गया है भानु, लेकिन जब तक वो पास ना लेटे सोता नहीं है। अगले दिन सुबह केशव जी जब मून पैलेस पहुंचे तो थोड़ी दूर पर अपनी कार में बैठे वैभव ने उन्हें हाथ के इशारे से अपने पास बुला लिया और बोला, पंडित जी, आपने मुझसे कहा था कि तारा हॉस्पिटल में काम कर रही है, लेकिन मुझे तो वो वहां नहीं मिली। केशव जी बोले, मैनेजर साहब, मैंने आपसे सही कहा था, वो वही है। आपको किसी ने गलत बता दिया। वैभव बोला, अरे मैंने डॉक्टर साहब से खुद बात की है, उन्होंने बताया कि तारा वहां नहीं रहती। लेकिन वो तो वही थी, फिर कहाँ चली गई? केशव जी ने सक पकाकर कहा। वैभव थोड़े गुस्से में बोला, अरे
ये लेकिन वेकिन छोड़िए, आप कैसे मामा हैं कि आपको अपनी भांजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप ऐसा करिए, यहाँ से काम खत्म करके हॉस्पिटल चले जाइए और खुद पता करके आइए, ठीक है। केशव जी बोले, ठीक है, अपना काम निपटा लूँ, फिर जाता हूँ, धारा से भी बात कर लूंगा। वैभव ने अपनी कार स्टार्ट की और फिर आगे कुछ बोले बिना वहां से चला गया। केशव जी उसे जाते हुए देखते रहे, फिर गहरी सांस लेकर अंदर भर गए। वो मन ही मन सोच रहे थे कि उनकी जिंदगी में भी कोई काम सीधे साधे तरीके से हो ही नहीं सकता। अपना काम खत्म करके वो भोजन के समय में जब हॉस्पिटल पहुंचे तो धारा के बारे में पूछने पर उन्हें इंतजार करने को कहकर एक तरफ बिठा दिया। डॉक्टर मृदुल के निर्देशानुसार उनके आने के बारे में डॉक्टर साहब को बता दिया गया। मीना वार्ड में काम में लगी धारा को भी चुपके से उसके मामा के आने के बारे में पता आई। लेकिन वो क्यों आए हैं, वो भी इतने दिनों बाद। धारा को थोड़ा अचरज हुआ। बाहर बैठे हैं, मिलना चाहो तो मिल लो जाकर, उसने कहा। हाँ देखती हूँ। धारा ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल वहीं रखी और बाहर की तरफ चली आई। धारा, बेटी कैसी है तू? केशव जी उसे देखते ही उठ खड़े हुए। धारा की शक्ल पर नजर पड़ते ही उनकी जान में जान आ गई। धारा को बड़ा अटपटा लगा। इतने दिनों में एक दिन भी उसकी सुध ना लेने वाले मामा उसका हालचाल पूछ रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्हीं के पास बैठ गई तो केशव जी बोले, इतने दिनों से तुझे याद कर रहा था, लेकिन क्या करूं, हिमानी की शादी के बाद कुछ ना कुछ काम लगा ही रहा। भानु कहाँ है बेटी? धारा ने जवाब दिया, स्कूल गया है मामा। केशव जी बोले, ओह चलो बहुत अच्छा है। तू हिमानी की शादी में नहीं आई? मैंने कितना इंतजार किया था तुम लोगों का। हिमानी कैसी है मामा? धारा ने बात बदलते हुए कहा, अरे हिमानी का तो पूछो ही नहीं, बहुत अच्छा घर बार मिल गया है। हालांकि उसके ससुर मिजाज के थोड़े तेज हैं, लेकिन घर भरा पूरा है। मामा के स्वर में गर्व उतर आया। धारा खामोश बैठी सुनती रही। अब तेरे भार से बेरुनी हो जाऊं तो फिर कविता और बनीता के बारे में सोचूं। उन्होंने सही अवसर जानकर बात को आगे बढ़ाया। धारा का यह सुनकर दिमाग खराब हो गया। मामा, आपको मेरे बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं भानु को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। धारा का चेहरा लाल हो गया। वह उठकर खड़ी हो गई, लेकिन केशव जी कुछ कहते तब तक एक वार्ड बॉय उनके पास आकर खड़ा हो गया। आपको डॉक्टर साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं। जाइए, आप डॉक्टर साहब के पास जाइए, वो बुला रहे हैं आपको। धारा ने कहा। केशव जी बोले, लेकिन मैं तो तुमसे मिलने आया था। केशव जी भी उठ गए। आप डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, धारा बहन से मिलने फिर आ जाना। वार्ड बॉय उनको अपने साथ ले जाने के लिए वहीं खड़ा रहा। आओ केशव। केशव जी के अंदर कदम रखते ही डॉक्टर मृदुल ने उन्हें बुला लिया। जी डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने पूछा, तुम बताओ तुम कैसे हो? आज यहाँ कैसे निकल आए? केशव जी बोले, जी बस धारा का पता करने आया था। कैसी है? ओह, बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें इन बच्चों की। डॉक्टर मृदुल ने व्यायाम किया। साहब, घर में बड़ी बेटी का ब्याह था, ढेरों काम थे, इसीलिए। सफाई देकर वो चुप हो गए। सब कुछ अच्छी तरह निपट गया? उन्होंने पूछ लिया। जी, आपके आशीर्वाद से अच्छी तरह निपट गया ब्याह। अब जाकर उन्हें चैन की सांस आई। डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ सही बात है, तो क्या बच्चों को अपने घर ले जाने आए हो? जी 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 नहीं तो। धारा अपनी ट्रेनिंग छोड़कर कहाँ जाएगी? वो बोले, सौभाग्य से एक लड़का देखा है धारा के लिए, सुयोग्य लड़का है, तो धारा से बात करने आया था। अगर धारा राजी हो गई तो राज करेगी, वो झिझकते हुए बोले। डॉक्टर साहब बोले, अरे भाई, ये तो तुमने बहुत पुण्य का काम किया। धारा का ठिकाना तो हो जाएगा, लेकिन उसके भाई का क्या होगा? क्या वो लोग भानु को भी अपने साथ रख लेंगे? केशव जी बोले, जी भानु का क्या है, उसे तो दो रोटी चाहिए डॉक्टर साहब, उसकी ज़रूरतें ही कितनी है, हम अपने घर में ही रख लेंगे। क्यों, वो लोग नहीं रखेंगे? अगर वो यहाँ पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। डॉक्टर मिदुल ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से केशव जी के मन की बात उगलवाने में लगे थे। केशव जी सक पका गए। डॉक्टर साहब, मैं क्या बोलूं, ऐसे कैसे बताऊं? साहब, वो क्या है कि नाता जुड़ते ही तो ये बात नहीं पूछ सकते। बाद में धारा चाहेगी तो अपने पति से पूछकर भानु को भी अपने साथ रख सकती है।
डॉक्टर साहब ने हामी में सिर हिलाया और अनजान बनते हुए पूछा, अच्छा अच्छा, और वर कौन है, क्या करता है? वो बिल्कुल अनभिज्ञ बन गए। केशव जी बखान करते हुए बोले, साहब वो मैनेजर है, 50,000 तो तनख्वाह है, खुद का घर है, अपनी गाड़ी है, बहुत सुखी रहेगी धारा। डॉक्टर साहब बोले, कौन मैनेजर जो कल आया था? केशव जी ने हामी में सिर हिलाया। जी डॉक्टर साहब। केशव, वो लड़का ढूंढा है तुमने? वो लड़का किधर से है? 30 साल का आदमी है, किस लिहाज से वो धारा के योग्य है? वो गुस्से से तमतमा कर बोले। केशव जी बोले, साहब, हम जैसे गरीब लोगों में लड़के की उम्र और सूरत नहीं देखी जाती। मैनेजर साहब जैसे खाते पीते परिवार का रिश्ता आना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। डॉक्टर साहब बोले, इतना ही बड़ा सौभाग्य है तो अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं कर देते? वो तो धारा से बड़ी है शायद। केशव जी ने कहा, जी, धारा की मामी ने तो कहा था, लेकिन मैनेजर साहब डाले नहीं। वो तो धारा से ही शादी करना चाहते हैं। ओह, तो ये बात है। उसके चाहने से क्या होता है, जब तक धारा की मर्जी ना हो? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया तो केशव जी विनयपूर्वक बोले, डॉक्टर साहब, आप ही उसे समझाइए। बिना लेन देन के इतना अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे भी ऐसी लड़की से कौन ब्याह करेगा जिसके कोई आगे पीछे करने वाला ना हो? डॉक्टर साहब केशव जी की बात सुनकर हैरानी से बोले, क्यों, शादी लड़के से करेगा या परिवार से? केशव, तुम्हें धारा और उसके भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी लड़कियों की फिक्र करो। डॉक्टर मिथुन अब तक बहुत सब्र किए बैठे थे, लेकिन अब चुप ना रह सके। जी हाँ, धारा पढ़ रही है और भगवान की कृपा से इस लायक हो जाएगी कि अपना और अपने भाई का भार उठा सके। तुम उसके लिए परेशान मत हो। मगर साहब, केशव जी ने कहना चाहा, अगर मगर छोड़ो, अब जाओ यहाँ से और अपने उस मैनेजर से कह देना कि वो धारा के सपने देखना छोड़ दे। अगली बार वो यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। वैसे ही उस लड़की के सिर पर क्या कम मुसीबतें हैं जो वो और आ गया? डॉक्टर साहब ने कड़े शब्दों में कहा तो केशव जी बोले, लेकिन वो तो उसकी मदद करना चाहते हैं। उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है धारा को। अब तुम जा सकते हो। केशव जी को बुरा लगा, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि डॉक्टर साहब से कुछ कह पाते। सिर झुकाकर चुपचाप वो बाहर निकल आए। अब धारा के पास जाने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए हॉस्पिटल से बाहर निकल आए। काफी देर हो गई थी। महाकोठी पर किसी काम की जरूरत पड़ी तो बिना बात सुनना पड़ेगा। इधर जब से सगाई की बात तय हुई थी, तब से रिया अरिजीत को बहुत फोन करने लगी थी। अरिजीत का दिल तो पहले ही बुझा हुआ था। रिया की कॉल आने पर वो परेशान हो जाता। क्या हुआ, सुन नहीं रहे क्या? हाँ रिया, सुन रहा हूँ। सच बताऊं, एयरपोर्ट पर सब लोग ऐसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। मम्मा सो प्राउड, बोल रही थी कि वाकई मेरी बेटी इतनी ब्यूटीफुल है। माँ से कह रही थी कि शादी से पहले अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाने दिल्ली चले जाना। एक्चुअली मैं तो सोच रही थी कि 1 मंथ का स्किन और हेयर केयर का पैकेज ले लूं। शादी रोज रोज थोड़ी ही होगी, वो कहकर हंसी। अरिजीत ने फोन का स्पीकर ऑन कर फोन बेड पर डाल दिया और पिलो लगाकर अपनी बुक उठा ली। पिछले दिनों पवित्रा जी ने उसको काफी डांटा था कि रिया लगातार शिकायत कर रही है कि अरिजीत तो उससे बात ही नहीं करना चाहता। अक्सर तो फोन उठाता नहीं है, और अगर उठा भी लेता है तो 1-2 मिनट बात करने के बाद फोन काट देता है। मॉम, मुझे इतनी बातें नहीं करनी आती हैं, और उसकी बातें होती भी तो अजीब सी हैं। उसने चिढ़े हुए स्वर में कहा, ये क्या बात हुई? बात करनी नहीं आती तो सीखो, और फिर ठीक है, ज्यादा बात नहीं कर सकते तो सुन तो सकते हो। बहुत जल्दी ही वो तुम्हारे साथ बनने वाली है, कुछ तो ख्याल रखा करो। अरिजीत, हनीमून पर कहाँ चलेंगे? उसका चुलबुला स्वर गूंजा। अरिजीत ने झपट कर फोन उठाया और स्पीकर ऑफ कर दिया। उसका रूममेट तो कमरे में नहीं था, लेकिन गैलरी से गुजरने वाले किसी स्टूडेंट के कानों में पड़ गया तो उसका मजाक बनते समय नहीं लगेगा। रिया, मेरा रूममेट कमरे में आ गया है, हम कल बात करेंगे। उसने दबे स्वर में कहा। आप रूम से बाहर आ जाओ ना, उसने कहा। नहीं, हमने ग्रुप स्टडी करनी है, अब बाद में बात करूंगा, ओके? कहकर उसने फोन काट कर दोबारा बेड पर डाल दिया। उफ, कितनी बातें करती है रिया, और पता नहीं कहाँ कहाँ की। गहरी सांस लेकर उसने अपनी किताब फिर से खोल ली।
इस समय उसकी पढ़ाई पीक पर थी, तो वो कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था। धारा ने जब से उसे मना कर दिया था, तब से उसके दिल में एक खालीपन सा आ गया था, पर एक आस अभी भी जिंदा थी कि वो अब की बार घर जाएगा तो एक बार धारा से बात करने की कोशिश जरूर करेगा। धारा की यादें उसे बहुत बेचैनी से भर देती थी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान पढ़ाई पर लगा रहा था। दिन तो वो पढ़ाई और बाकी के काम में काट लेता, पर रात को लेटते ही धारा का मासूम चेहरा उसकी आंख के सामने आ जाता और वो ना चाहते हुए भी उसके ख्यालों में खो जाता। फिर पता नहीं कौन से पहर उसकी आंख लगती। इधर केशव जी थके आ रहे जब घर पहुंचे तो घर में सन्नाटा पसरा देखकर उनका दिल धड़क उठा। पारुल माथे पर कपड़ा बांधे जमीन पर बैठी थी और बनीता उन्हीं के साथ बैठी हुई थी। केशव जी के कदमों की आहट पाकर भी पारुल ने आंखें नहीं उठाई, तो केशव जी ने आंख के इशारे से बनीता से पूछा कि क्या बात हो गई। तो बनीता ने भारी स्वर में कहा, कविता दोपहर से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई? होगी अपनी किसी सहेली के यहाँ, शंकर को भेजकर उसकी सहेली के यहाँ दिखवा लेते। उन्होंने अपना थैला सामने लगी खूंटी पर टांग दिया और आंगन की तरफ बढ़कर हाथ मुंह धोने चल दिए। देखो कैसा बाप है, जरा चिंता है कि जवान लड़की दोपहर से घर नहीं लौटी है, पारुल ने धीमे स्वर में पुकार कर कहा। केशव जी अचकचा गए। उन्होंने पारुल के गंभीर चेहरे की तरफ देखा और फिर बनीता से बोले, बेटी शंकर कहाँ है? तभी शंकर उतरा हुआ मुंह लिए बाहर से आया और अपनी माँ के पास आकर बोला, कहीं नहीं है। ललिता निशा सबके यहाँ देख आया, किसी के यहाँ नहीं मिली। उन्हें नहीं मालूम है कि कहाँ चली गई। केशव जी चिंतित होकर बोले, शंकर गांव में किसी ने तो देखा होगा, ऐसे कहाँ चली जाएगी? किसी ने नहीं देखा, शंकर कहकर एक तरफ पड़े तख्त पर बैठ गया। बनीता पानी पिला जरा, उसने बनीता से कहा। बनीता ने एक बार उसकी तरफ देखा लेकिन अपनी जगह से नहीं हिली। बनीता जा उसका बैग शेक देख, तुझे उसकी किसी और सहेली का नहीं पता है? पारुल कर्कश स्वर में बोले। तो बनीता चिढ़कर बोले, मुझे कैसे पता होगा माँ, बैग में क्या मिलेगा? पढ़ने लिखने में तो वैसे ही दिमाग नहीं है उसका। बनीता अपने और कविता के कमरे में चली गई। माँ, कविता का बैग तो नहीं है यहाँ, बनीता अंदर से चिल्लाई। पारुल धमक कर उठी और कमरे में घुस गई। शंकर भी माँ के पीछे पीछे कमरे में घुस गया। केशव जी थोड़ी देर तक तो कर्तव्य मोड़ से खड़े रहे, फिर वो भी अंदर वाले कमरे में लग गए। बनीता कपड़ों की अलमारी खोलकर देख रही थी, जिसमें उसके और कविता के दो चार जोड़ी कपड़े रखे रहते थे, और जहां से कविता के कपड़े गायब थे, केवल एक आध पुराना सूट पड़ा हुआ था। हाय मैं मर गई, ये लड़की तो मेरा मुंह काला कर गई। पारुल ने चिंगाड़ मारी। माँ, शंकर ने टपट कर कहा, क्या कर रही हो? इतनी जोर से चीखोगी तो अभी अड़ोस पड़ोस वाले जुट जाएंगे। अरे बेटा, ऊपर ताक से चाबी उतार कर जरा बक्सा तो देख, पता नहीं क्या क्या बटोर कर ले गई होगी, पारुल बिलखते हुए बोली। शंकर ने फुर्ती से ताक में बॉक्स की चाबी उठाई और ताला खोलने चला तो खुला हुआ ताला उसके हाथ में आ गया। पारुल का दिल लरस उठा। बॉक्स खुलते ही वो चारों उसे घेर कर खड़े हो गए। पारुल ने उसमें रखा डिब्बा सुरक्षित देखकर चैन की सांस ली। मेरा सामान बच गया। उसे डिब्बा कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। खोल कर देखो, शंकर ने कहा। डिब्बा खोलते ही खाली डिब्बा उनका मुंह चिढ़ा रहा था। केशव जी को चक्कर सा आया और वो अपना सर संभाल कर पास पड़ी चरपाई पर ढह पड़े। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। ललिता और ललिता। बनीता तेज कदमों से चलती हुई आगे जा रही उस लड़की के पास पहुंची जिसे वो ललिता कहकर पुकार रही थी। बनीता की पुकार के बाद उसने पीछे मुड़कर तो देखा था, लेकिन अपने कदमों की रफ्तार कम नहीं की। इतनी जोर जोर से तुम्हें पुकार रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही थी? और उसके साथ चलते हुए बोली। तो बनीता ने जवाब दिया, घर देर से पहुंचूंगी तो माँ डांट लगाएगी। उसने भावहीन चेहरा लिए हुए कहा। बस यही बात है, बनीता ने तेज नजरों से उसका चेहरा देखकर कहा। ललिता उसकी बात सुनकर सक पका गई। और क्या बात होनी है? बनीता ने पूछा। तुम्हारी कविता से कोई बात हुई थी क्या? ललिता बोली। कविता से नहीं तो मेरी क्या बात हो रही थी कविता से? वैसे वो आ क्यों नहीं रही है स्कूल? सवाल के बदले सवाल पूछ रही हो। बनीता चिढ़ गई। तू मेरे पीछे क्यों लग गई? मैंने क्या कर दिया? रुको एक मिनट। बनीता ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मैं जो कह रही हूँ वो किसी से बोलना मत, उसने उसके सामने खड़े होकर कहा। ललिता,
कविता घर छोड़कर चली गई है। क्या? ललिता चिल्ला पड़ी। बनीता बोली, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता हो तो बता दो। घर में सब लोग बहुत परेशान हैं। मुझे कुछ नहीं पता है, वो आंखें चुराते हुए बोली। ललिता, तुम उसकी सहेली हो, अपने मन की बात को तुम्हें जरूर बताती होगी। बनीता ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज बता दो। क्यों मेरे पीछे पड़ी है? मुझे कुछ नहीं पता, जाओ यहाँ से। ललिता ने खिसियाकर कहा तो बनीता बोली, देखो वो तुम्हारी सहेली है, अगर वो किसी परेशानी में पड़ेगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बता दो ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे कुछ बताया है। बनीता का स्वर रुआन सा हो उठा। ललिता 2 मिनट तक उसका चेहरा देखती रही, फिर बोली, देख बनीता, मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन बातों बातों में उसने 1-2 बार कहा था कि मुझे किसी बुड्ढे से शादी नहीं करनी है। मैं तो अपने बराबर के लड़के से शादी करूंगी। शहर जाकर दोनों काम कर लेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और चैन से रहेंगे। बनीता बोली, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि उसकी क्या किसी से बात होती थी। बनीता ने खोजी नजरों से उसकी तरफ देखा तो ललिता बोली, ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम। और बनीता देख ले, अपनी माँ को ये सब मत बताना, खामखा मेरे घर लड़ने चली आएगी। मेरी भी मुसीबत हो जाएगी। घर में सब मुझे ही बुरा भला कहेंगे। मेरी माँ तो मेरी पिटाई कर देगी। वैसे भी वो मुझे कविता के साथ रहने को मना करती हैं। बनीता ने जोर देकर पूछा, तुम्हें कुछ तो मालूम होगा। कविता 2 दिन बात करके किसी के साथ चली नहीं जाएगी। पहले से बात हो रही होगी। मुझे इस बारे में नहीं पता, अब जाने दे मुझे। गुस्से से तमतमा कर ललिता ने कहा और तेज कदमों से अपने घर की तरफ मुड़ गई। मैं पता लगा कर रहूंगी कि सच क्या है। कल स्कूल जाकर प्रिंसिपल मैडम से बात करूंगी, देखती हूँ उन्हें बताऊंगी या नहीं। बनीता ने पीछे से चिल्लाकर कहा। वो वापस मुड़कर थके कदमों से अपने घर की तरफ चलने लगी। माँ बाबा से कितना कहा कि पुलिस में रिपोर्ट करवा दे, पता नहीं कभी तक किसी मुसीबत में ना हो, लेकिन उन्हें तो पुलिस को खबर करने में अपनी इज्जत जाती नजर आ रही है। गुपचुप पारुल अपने रिश्तेदारों में ढूंढ आई। शंकर को भी पता लगाने को कहा, जिससे अगर कविता कहीं मिल जाए तो चुपचाप उसे समझा बुझा कर घर लाया जा सके। बाबा भी माँ के आगे कुछ बोल नहीं पाते हैं। जो उन्होंने कह दिया वही मानकर बैठ जाते हैं। वो अभी बिल्कुल बेवकूफ है, ध्यान ही नहीं दिया कि कविता काफी बन संवर कर रहने लगी थी। स्कूल से लौटते समय कुछ न कुछ बहाना कर देर से आती थी और उसके साथ लौटने को तो तैयार ही नहीं होती थी। वो तो हमेशा से जानती थी कि ना तो हिमानी दीदी का ना ही कविता का मन पढ़ाई या घर के कामों में लगता है, लेकिन उसकी सुनता भी कौन था। घर नजदीक आ गया था तो वो अपने घर में चली गई। इधर हॉस्पिटल में किसी ने धारा को आवाज लगाई, धारा, धारा। एक परिचित स्वर सुनकर धारा ने पीछे पलट कर देखा। पीछे खड़े अनजान व्यक्ति को देखकर उसकी आंखों में अचरज की परछाई दिखाई दी। हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट किसी पेशेंट का जानने वाला हो। वो तेज कदमों से धारा की तरफ बढ़ आया तो धारा ने पूछा, जी बताइए। धारा में वैभव हूँ। उसने उसकी आंखों में अपरिचय को भांपते हुए कहा। वो आज सवेरे से हॉस्पिटल के आसपास ही चक्कर काट रहा था। उसने एक वार्ड बॉय को बताकर डॉक्टर मृदुल के आने जाने का समय पता कर लिया था। उसे पता चल गया था कि सुबह 10:30 से पहले डॉक्टर साहब हॉस्पिटल नहीं आते हैं। उसे पता था कि वो डॉक्टर साहब के सामने धारा से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो उसे पहले ही चलता कर दिया था। धारा असमंजस से बोली, वैभव साहब जी, क्या काम है? डॉक्टर साहब से मिलना है तो वो तो थोड़ी देर में आएंगे। धारा समझ नहीं पाई तो वैभव बोला, मैं तुमसे ही मिलने आया था धारा। वो उस पर आंखें गड़ाए उसके सामने खड़ा था, साधारण सी वाइट ड्रेस में भी कितनी खूबसूरत लग रही है, हर हाल में प्यारी ही लगती है मुझसे। धारा उसकी बेतकल्लुफी पर स्तब्ध रह गई। अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीना उधर आई तो कड़े स्वर में बोली, धारा क्या हुआ, क्या कह रहे हैं ये? मीना जाकर धारा के साथ खड़ी हो गई। जाइए यहाँ से, आपकी डॉक्टर साहब से बात तो हो गई थी। मीना ने उसकी आंखें धारा पर जमी देखकर कहा, धारा, मुझे बात करनी थी तुमसे, क्या हम कहीं अकेले बैठकर बात कर सकते हैं? वैभव मीना को नजरअंदाज करते हुए बोला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, कहकर धारा वापस मुड़कर जाने लगी। धारा, धारा, प्लीज 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो। वह गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन धारा और मीना वार्ड की तरफ बढ़ गए। वैभव तेजी से उनके सामने जा खड़ा हुआ और बोला, धारा, बात सुन लो, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो उसका रास्ता रोक कर खड़ा था। मैं आपको नहीं जानती,
ना ही मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। धारा ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए कहा तो वैभव रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज धारा, बस एक बार प्लीज। क्या कहना है आपको? मुझे आपकी किसी भी बात से क्या लेना देना? आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? वो झुंझला गई। वैभव बोला, बस धारा, एक बार बात कर लो, फिर मैं फौरन यहाँ से चला जाऊंगा। वो अभी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था तो धारा को कहना पड़ा, हाँ बोलिए। वो रुकी। उसका डर उसकी आंखों में झलक रहा था। अकेले में बात हो सकती है? कहकर वैभव ने मीना की तरफ देखा। नहीं, जो भी कहना है यही कह दीजिए। धारा ने मीना के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वैभव ने बेबसी से एक बार उसकी तरफ देखा, फिर बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक्चुअली पहली बार तुम्हें देखते ही मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें। तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो एक सांस में बोलता चला गया। धारा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो स्तंभित सी वैभव की बातें सुन रही थी। क्या उसकी जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी? आखिर ऐसा क्या पाप किया है उसने कि मुसीबतें उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं? बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल में सर छुपाने की जगह मिली है। यही हाल रहा तो यहाँ से भी उसे जाना पड़ेगा। धारा, कुछ तो बोलो। मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। प्लीज धारा, हाँ कह दो। वो भीख सी मांग रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? पीछे से डॉक्टर मृदुल की कड़कती हुई आवाज सुनकर धारा का सारा शरीर सुन पड़ गया। भव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही डॉक्टर साहब के माथे पर सुकड़न आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने उच्च स्वर में कहा। मैं धारा से बात करने आया था। वो झेंपता हुआ बोला। क्यों? मैंने मना किया था आपको? ये मेरा हॉस्पिटल है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं कि जिसका मन हो घुसता चला जाए, समझे? उन्होंने कठोर आवाज में कहा। आपने तो कहा था, लेकिन मुझे धारा की मर्जी जाननी है। धारा अगर मुझसे शादी करना चाहती है तो आप मुझे नहीं रोक सकते। वैभव ने बड़ी हिम्मत से डॉक्टर साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा। डॉक्टर मिथुन को हंसी आ गई। धारा शर्म से कटी जा रही थी। उसने तेजी से बढ़कर वहां से चले जाना चाहा, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसे रोक दिया और बोले, धारा रुको। ये महाशय तुम्हारे मुंह से इनकार सुने बिना नहीं जाएंगे। धारा, तुम अगर इससे शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा। अभी बता दो कि तुम क्या चाहती हो, इसी के सामने, जिससे इसे भी तसल्ली आ जाए। हाँ बता दो धारा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वैभव ने उत्सुकता से उसके सफेद बड़े चेहरे की तरफ देखा। सर, धार ने करुण दृष्टि से डॉक्टर मृदुल के मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा। डॉक्टर मृदुल ने आंखों ही आंखों में उसे आश्वस्त किया तो धारा हिम्मत करके बोली, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। इनसे कहिए ये यहाँ से जा सकते हैं। धारा, ऐसे गलती मत करो, मैं बहुत अच्छी तरह रखूंगा तुम्हें। धारा की नाम सुनकर वैभव बेचैन हो उठा। सर, क्या मैं अब जा सकती हूँ? उसने वैभव की तरफ देखे बिना कहा। डॉक्टर साहब का इशारा मिलते ही वो तीर की तरह वहां से निकल गई। पीछे पीछे मीना भी चली गई। अब तो तुमने सब कुछ अपने आप सुन लिया। वो वैभव की तरफ मुड़े। अब जाओ यहाँ से। और अब अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ देखा तो रघुवीर साहब से कहकर आऊंगा कि तुम्हें नौकरी से निकाल दे। और हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं है कि रघुवीर सूर्यवंशी मेरी कोई बात टालते नहीं है, समझे? उन्होंने गंभीर स्वर में वैभव से कहा और बिना दोबारा उसकी तरफ देखे अपने केबिन की तरफ मुड़ गए। वैभव अपने मन मन भारी कदमों को उठाते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। हारा हुआ सा वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इधर रिया अपने कमरे में लेटी अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी कि उसके एक पुराने दोस्त का फोन आने लगा। हेलो रिया, कैसी हो? हेलो विधान, तुम कब आए जर्मनी से? विधान बोला, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं। तुम आजकल कहाँ बिजी हो? कोई जॉब कर ली है क्या? रिया इतरा कर बोली, नहीं यार, कोई जॉब नहीं की है। मुझे जॉब की जरूरत ही नहीं है। विधान ने पूछा, क्यों? तुमने तो फ्रांस में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था ना? रिया बोली, यस ऑफ कोर्स, बट जॉब नहीं करूंगी। एक्चुअली ऐसे क्या बताऊं तुम्हें, मिलोगे तो बताऊंगी। विधान बोला, तो मिलो ना, आ जाओ मेरी तरफ, साथ में कहीं चलते हैं, बहुत बोर हो रहा हूँ मैं। रिया खुश होकर बोली, ओके, मैं भी बोर ही हो रही थी, शाम में मिलते हैं, सी यू। रिया झटपट अपने बेडरूम से बाहर निकल आई। बहुत दिनों से वो घर में रह रह कर बोर हो रही थी।
उसकी मॉम उसको आजकल ज़्यादा बाहर निकलने नहीं दे रही थी। जाहिर था बाहर निकलती तो सब फ्रेंड से मिलना जुलना होता, और अगर भूल से रिया के मुंह से अपनी एंगेजमेंट से पहले कुछ निकल जाता तो बिना बात की परेशानी हो जाती। आजकल किसका पता चलता है कौन चलने वाला चाकर सूर्यवंशी दंपति से कुछ उल्टा सीधा फिरा देता तो बनता काम बिगड़ जाता। मॉम, मैं सैलून जा रही हूँ, उसने उच्च स्वर में अपनी मॉम को पुकार कर कहा तो श्वेता चौंक कर बोली, अरे अचानक, पहले तो तुमने कुछ बताया नहीं। उसकी मॉम नौकरों से हॉल की सफाई करवा रही थी। अचानक क्यों? आज शाम को जरा विधान से मिलने जाऊंगी। वो तो जर्मनी में था। उनके माथे पर सुकड़ी पड़ गई। हाँ, 2-3 दिन पहले ही आया है, उसने लापरवाही से कहा। रिया, अब फालतू में विधान से मिलने की क्या जरूरत है? श्वेता ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। क्या है मॉम, बचपन का दोस्त है, क्या हो गया मिलने में? श्वेता बोली। बचपन का दोस्त होने के अलावा भी उसकी फीलिंग्स जानती हूँ मैं, खामखा उसे बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। रिया चिढ़कर बोली। मॉम, फालतू बातें मत कहिए, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। श्वेता बोली। हाँ, छोटी बच्ची नहीं हो, यही याद रखना है तुम्हें। अब तुम्हारे लिए बहुत कुछ याद रखना जरूरी है। रिया गुस्से में बोली। ओह मॉम प्लीज, अब बस भी करो। आप लंच पर इंतजार मत करना, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। वो तेजी से निकलती चली गई। अपनी कार ड्राइव करते हुए वो मॉम के अजीब व्यवहार के बारे में सोचती रही। यही विधान पहले घर आ जाता था तो मॉम पलक पावड़े बिछा देती थी। वो भी तो विधान से शादी करना चाहती थी। विधान से उसका रिश्ता जोड़ने के लिए उन्होंने कितनी कोशिशें की थी, और अब देखो उसके पास जाने पर भी चिढ़ रही है। विधान की नकचड़ी मम्मी ने अगर उस समय उनसे बात कर ली होती तो अब से 2-3 साल पहले ही उसकी शादी कर दी होती। सैलून आ गया था इसलिए उसने अपने विचारों के साथ कार के भी ब्रेक लगा दिए। अपना बड़ा सा पर्स संभालती वो सैलून में घुस गई। आगे क्या होगा? विधान कौन है? क्या वो रिया को पसंद करता है? क्या पवित्रा जी को रिया और विधान के बारे में पता चल जाएगा? क्या अरिजीत फिर से कोशिश करेगा धारा को मनाने की? क्या अरिजीत पवित्रा जी को मना पाएगा या पवित्रा जी की जिद के आगे हार मान लेगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।